नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपनी क्लास के सक्सेस में स्वागत करता हूं। आपके अपने परिवार और साप्ताहिक क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। और आज हम आरटी का जो शेष पाठ था उस दिन हमने आपको अध्याय पढ़ाए तो उसकी कानूनी प्रक्रिया पढ़ाई थी। आज उसकी धाराएं बतानी हैं, कौन सी धारा में क्या कहा गया है। कुछ धाराओं की आज हम चर्चा करेंगे। 38 धाराएँ थीं, एक अनुसूची थी, 7 अध्याय थे। तो मित्रों, आज बिना समय गंवाए हम आरटी की धाराओं की चर्चा करते हैं और चर्चा करते हैं सबसे पहले धारा 1। पहले अध्याय 1 के अंतर्गत कितनी धाराएं होती हैं ये भी जान लेते हैं। अध्याय 1, इसका अध्याय 1 की जो मूल प्रस्तावना थी, जो मूल शब्द था वह था आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की प्रस्तावना का उल्लेख आरटी 2009 की प्रस्तावना का उल्लेख यह अध्याय 1 था। कौन सा था? अध्याय 1 में था। अब इसमें अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं, तो धारा फर्स्ट की चर्चा करते हैं। पहले धारा 1 क्या कहती है? तो धारा 1 नाम विस्तार और लागू होने पर चर्चा करती है। धारा 1 में क्या क्या कहा गया है? नाम बताया गया है, इसका विस्तार बताया गया है और लागू करने की तिथि बताई गई है। मित्रों, तो हमें देखो धारा 1 के अंतर्गत पूछ सकता है किस धारा के अंतर्गत आरटी के नाम विस्तृत और लागू करने की डेट बताई गई है। ठीक है, तो इसका नाम तो हमें पता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। और इसका विस्तार जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में हुआ था। मतलब हम कह सकते हैं, और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में। देखो मित्रों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है किस धारा में आरटी के विस्तार की बात कही गई है। तो धारा 1 में आरटी के विस्तार की बात कही गई है। अब दूसरी धारा 2 का मूल ध्येय क्या है? उपधाराओं का उल्लेख है। क्या है? उपधाराओं का उल्लेख। उपधाराओं का उल्लेख है। और कितनी उपधाराएं हैं? तो का से लेके या तक। कितनी उपधाराएं हैं? का से लेके या तक की उपधाराओं का उल्लेख है। और इन उपधाराओं की कुछ मुख्य बातें हैं, वह बात करते हैं। जो इसमें धाराएं हैं, उपधाराएं हैं, उनमें पहली उपधारा क्या कहती है? पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा की बात कही गई है। पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा। पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा। देखो, यहाँ जो शिक्षा है यहाँ कैटेगरीज वाइज नहीं होगी, जनरल ओबीसी ऐसी। पिछड़े वर्ग का तात्पर्य यहाँ से वह हुआ जो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से या जिनके पास सुविधाएं नहीं, अभावग्रस्त बालक। और दूसरा इसमें यही कहा गया, अगला पॉइंट जो है अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा, जो ABL और BPL हैं। तो लिख लेते हैं हम, पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा अभावग्रस्त का मतलब क्या हुआ? जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है उन बालकों को भी शिक्षा देनी है। सुविधाएं नहीं, जबकि उनकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। और जो यहाँ एक शब्द आया है बालक, ठीक है, अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा। तो अब अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा। अब मित्रों, यहाँ हमने कहा बालक तो भैया 18 वर्ष का भी होता है, बोल रहा है बालक तो 16। तो यहाँ जो बालक 1 वर्ष का भी होता है, उसे शिशु नहीं कहते, नॉर्मल जनरल भाषा में बालक ही बोलते हैं मित्रों। तो बालक का जो तात्पर्य है, जो बालक शब्द कहा गया है, उस बालक का अर्थ है मित्रों 6 से 14 वर्ष। ये नॉर्मल बालक है। यदि कोई विशेष बालक मतलब दिव्यांग जो श्रेणी है, इनके लिए यह उम्र 6 से 18 वर्ष है। ये विशेष पॉइंट है कि आरटी 2009 दिव्यांग बालकों के लिए कितनी उम्र रखता है। तो आरटी 2009 दिव्यांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष की बात करता है। और जबकि 6 से 14 वर्ष सामान्य बालक का मतलब स्वस्थ हैं संपूर्ण रूप से, और दिव्यांग का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसमें विद्यालय की प्रकार की बात की गई है। विद्यालय 4 प्रकार के होते हैं। विद्यालय के प्रकार, तो विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। पहला
निजी विद्यालय जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं। दूसरा सरकार अनुदानित विद्यालय। और तीसरा है सरकारी विद्यालय। और चौथा है हमारा विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय जैसे नवोदय हो गया, वो सरकार द्वारा है, लेकिन वो विशिष्ट श्रेणी में आता है क्योंकि वहाँ प्रतिभाशाली बालकों को एक टेस्ट के द्वारा पढ़ाया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं अंधे बालकों के लिए कोई विद्यालय बना गया विशिष्ट, हालांकि समावेशी शिक्षा की बात कही गई है, लेकिन विशिष्ट का मतलब यही हुआ जहाँ प्रतिभाशाली बालकों की बात हो। आगे देखते हैं तो पहले अध्याय में कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं हैं। पहले अध्याय में आरटी 2009 की प्रस्तावना का उल्लेख है। धारा 1 में क्या कहता है? धारा 1 बोलती है कि आरटी के नाम, विस्तार और लागू होने की डेट की बात करता है। धारा 2 में उपधाराओं का वर्णन किया गया, कहाँ से कहाँ तक की उपधाराओं का वर्णन किया गया। तो कहाँ से यहाँ तक कुछ उपधाराएं निम्न थी: पिछड़े बालकों की शिक्षा, अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा। और इसी धारा में अच्छा यहाँ देखो तीसरा पॉइंट, ये बालक शब्द क्या है इसकी भी बात है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गई है। 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा का दायित्व जो होगा वो सरकार का होगा, और दिव्यांग बालक हैं तो 6 से 18 वर्ष होगा। विद्यालय के प्रकार ये इसी में बताए गए हैं। सरकारी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय होते हैं, निजी विद्यालय होते हैं और विशिष्ट विद्यालय होते हैं। इस तरह से मित्रों जो हमारा पहला अध्याय है, और पहले अध्याय की 2 धाराएं हैं, वह 2 धाराएं और पहला अध्याय समाप्त होता है। हम अब अध्याय 2 पर चलते हैं मित्रों। अब हमें चर्चा करनी है अध्याय 2। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि कैबिनेट ने कब मंजूरी दी थी आईटी 2009 को? हमें बात करनी है अब अध्याय 2 पर। अध्याय 2 हमारा क्या कहता है, इसमें कितनी धाराएं हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो बालक के शिक्षा का अधिकार, बालक का शिक्षा का अधिकार, यह इस अध्याय की मूल बात है, बालक के शिक्षा का अधिकार। अब इसमें कितनी धाराएं हैं हमारी, तो हम धाराएं बात करते हैं। तो धाराएं इसमें आपकी 11 तक लागू होती, वो माफ़ कीजिए, इसमें धाराएं 5 तक लागू होती हैं। धारा 5, 3 धाराएं हैं अध्याय 2 में। तो अध्याय 2 में कितनी धाराएं हैं? 3 धाराएं हैं, 3, 4, 5। अब हम धारा 3 की बात करते हैं, और धारा 3 क्या कहती है इसको भी जानते हैं और लिखते हैं और फिर समझते हैं। धारा 3 में क्या कहा गया है? बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए लागू होगा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। निःशुल्क शिक्षा, किसी वर्ग का बालक हो, निःशुल्क शिक्षा की बात। तो धारा 3 क्या कहती है? निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य अधिनियम 2009 कहता है कि 6 से 14 वर्ष का बालक किसी भी कैटेगरी का हो, उसे कैसी शिक्षा दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो अगला, और यह जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, तो उसके भाग 21 का के भाग 3 में यह कहा गया था कि निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना, बालक बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया था, वो आपकी। अब हम धारा 4, ये धारा 4 बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इम्पोर्टेंट है और कन्फ्यूजन भी करती है, इसे IMP लगा लीजिए मित्रों। और धारा 4 कहती है आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश, आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश। अब ये तो अचंभित करने वाली बात हो गई, लेकिन इसको बहुत गहराई से समझना है और इसको हमें जानना भी है
कि क्या कहता है। देखो, आयु के अनुसार मतलब हुआ सरकार के तहत कोई बच्चा 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क एवं माध्यमिक शिक्षा, 6 वर्ष का बालक कक्षा 1 में होगा, 7 वर्ष का बालक कक्षा 2 में होगा, 8 वर्ष का बालक 3 में होगा, 9 का 4 में होगा और 10 का 5 में होगा, 11 वर्ष का बालक 6 में होगा, 12 वर्ष का बालक 7 में होगा, 13 वर्ष का बालक 8 में होगा। मतलब 14 वर्ष तक अंत हो जाए जब वो 13 वर्ष कंप्लीट करे, 6 से 14 वर्ष। तो वर्ष के अनुसार हमें बच्चे को शिक्षा देनी। यदि कोई बालक 8 वर्ष का है, यदि कोई बालक 8 वर्ष का है तो उसे हम क्लास 3 में ही बैठाएंगे। हम क्लास 1 में नहीं बैठा सकते मित्रों से। कौन सी? बालक की आयु के अनुसार हमें उसकी कक्षा में प्रवेश देना होगा, ना कि उसकी योग्यता के आधार पर। या आरटीई के अध्याय 2 की धारा 4 में कहा गया है किसी बच्चे का आपको बालक में प्रवेश लेना है तो उसे आयु के अनुसार प्रवेश देना होगा, ना कि योग्यता के अनुसार। और एक इंटरेस्टिंग बात है, यदि कोई बच्चा पढ़ता है, कक्षा 2 में पढ़ता है वह है, और जब वह 2 में पढ़ता है तो वह 7 साल पूरा कर चुका होता है, 8वें साल में चल रहा होता है, वह पढ़ाई छोड़ देता है और जब वह 13 वर्ष का होता है फिर उसे पढ़ने की इच्छा जागृत होती है, तो मित्रों उस बच्चे का एक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दायित्व की कक्षा 8 में प्रवेश दिया जाएगा या 7 में दिया जाएगा। जो उसकी उम्र बोलेगी मार्कशीट के अनुसार, जो टीचर को उचित लगेगा 7 या 8 में उसका प्रवेश दिया जाएगा। अब जो बच्चा इतना पिछड़ गया है उसका उपाय क्या है? तो उसका उपाय प्रधान अध्यापक का दायित्व है, विद्यालय समिति का दायित्व है, एसएमसी का दायित्व है, पूरे विद्यालय प्रबंधन का दायित्व है कि उस बच्चे को ब्लॉक स्तर पर 3 महीने का विशिष्ट कोर्स करवाया जाए ताकि वह जो 4-5 साल उसने नहीं पढ़ा वह उसे सिखाए। इसकी वकालत करता है आरटीई 2009 का 9 में अध्याय 2 की धारा 4। इसमें कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं मज़ेदार जो बोले हैं मित्रों, और यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पेपर का पैटर्न भी बदलता जा रहा है। अगले ही देखते हैं धारा 5। धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 कहती है टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना। टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना मतलब क्या होगा? देखो मित्रों, शब्दों को सुनो, लिखते चलो, मैं बोल रहा हूँ, पहले समझते हैं। टीसी प्रदान करने पर टीसी मांगने पर यदि कोई बच्चा किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, जैसे कि मानिए आप जिस गांव के हैं, आपका कोई छोटा भाई उस विद्यालय में पढ़ रहा है, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि उस सरकारी विद्यालय में हमें बच्चे को पढ़ाना उचित नहीं लग रहा है, आप उस बच्चे का स्थानांतरण किसी दूसरे विद्यालय में करना चाहते हैं, तो यह विद्यालय के हेड का दायित्व है कि वह टीसी काट के उस विद्यालय में समस्त व्यवस्थाएं बच्चे की करवाएगा। वह खुद सारे प्रपत्र तैयार करेगा, इसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देगा। ये बच्चे का शिक्षा का अधिकार है कि यदि बच्चा स्थानांतरण चाहता है, टीसी लेना चाहता है, तो अध्यापक को देकर, और वह जिस विद्यालय में टीसी लेके जाएगा वह एडमिशन का समय हो या ना हो, उस सरकारी विद्यालय को एडमिशन करना ही पड़ेगा। उस सरकारी विद्यालय को एडमिशन करना ही पड़ेगा, लेकिन निजी विद्यालय पर लागू नहीं होगा, सरकारी विद्यालय पर लागू होगा। निजी पे क्यों नहीं होगा उसका रीजन भी हम बता देंगे मित्रों। अब देखो, और जो उसके अधिकार हैं वह सारे स्वतः स्थानांतरण हो जाएंगे। अब इसके बाद हम अध्याय 3 पर बात करते हैं, जिसमें धारा 6 से धारा 11 तक की बात कही गई है मित्रों। तो इसमें हमने 2 धाराएं पढ़ी, निःशुल्क शिक्षा और टीसी। अब हमें अध्याय 3 की बात करनी है मित्रों, और अध्याय 3 हमारा क्या कहता है? समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी। और अध्याय 3 हमारा क्या बोलता है, इस पर हम देखते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अध्याय 3 कहता है समुचित सरकार, या अध्याय की बात बता रहे हम तुम्हें, समुचित सरकार। मित्रों पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे। समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी और भारतीय मूल के माता पिता के कर्तव्य। चौंकना मत, और भारतीय शब्द जरूर लिखना, भारतीय मूल के माता पिता के कर्तव्य। यह जो नियम है, जो आरटी है, यह
सिर्फ हमारे भारतीय बच्चों पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कोई विदेशी बच्चा बाद में शिक्षा ग्रहण करने आया तो उसे निःशुल्क मानवाधिकार शिक्षा दे दी जाएगी, नहीं, उसे शुल्क देना पड़ेगा विद्यालय में। तो इसलिए भारतीय मूल के माता पिता के कर्तव्य, यह इस अध्याय की बात है। और इस अध्याय में 6 में कहता है कि नवीन विद्यालयों की स्थापना कराना, 7 कहता है वित्तीय प्रबंधन कराना, 8 कहता है समुचित दायित्वों का निर्वहन करना। तो हम पहले एक एक पढ़ते हैं। धारा 6 क्या बोलती है हमारी, इस धारा 6 को हम समझते भी हैं मित्रों। समझना हमें आराम से जानना है, चीज़ों को मज़े में सीखना है। नवीन विद्यालयों की स्थापना, नवीन विद्यालयों की स्थापना, नवीन विद्यालयों की स्थापना आरटी 2009 के अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 6 में वकालत की गई है कि नवीन विद्यालयों की स्थापना करेगी राज्य सरकार व केंद्र सरकार। जो ये विद्यालय होते हैं इसमें केंद्र और राज्य का समुचित सहयोग होता है, तो राज्य सरकार उसको विद्यालय का निर्माण करेगी, जबकि उसका सहयोग जो शिक्षक होंगे उसकी जो धनराशि व्यय होगी उस पर कुछ पोर्शन केंद्र सरकार का होगा और कुछ पोर्शन राज्य सरकार का होगा। इस पर भी आपको बता देंगे किस अधिनियम में कहा गया है। अब देखो, नवीन विद्यालयों की स्थापना, इनके अनुसार यह अधिनियम कहता है कि प्रति 1 किलोमीटर पर क्या होना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, और यदि 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है तो वहाँ पर विद्यालय जो प्राइमरी विद्यालय उन्हें प्रति 1 किलोमीटर पर स्थापना होनी चाहिए। और अगला है प्रति 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। ये क्यों कहा गया, जैसे कई छोटे छोटे पुरवा टाइप के गांव होते हैं तो पता चलता है 1 किलोमीटर में 3-4 पुरवा बसते हैं तो वहाँ एक ही विद्यालय होगा, क्योंकि वहाँ बच्चे के आवागमन में सुविधा हो जाती है। तो यह वकालत करता है कि जो विद्यालयों की स्थापना हो प्रति 1 किलोमीटर पर हो, ताकि बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 5 तक का विद्यालय जो होगा प्राथमिक विद्यालय, मतलब 1 to 5 होगा और या 6 to 8 होगा। यह धारा 6 वकालत करता है। धारा 7 कहता है वित्तीय प्रबंधन। देखो जो शब्द कहा वही आ गया, इन्होंने कहा है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन, मन ललचाया, प्रबंधन पैसे के लिए सब कोई पढ़ रहा है, जॉब लग जाए पैसा आएगा तो लो, सरकार भी कहती है हम भी धन देंगे। वित्तीय प्रबंधन में वकालत की गई है कि किसका कितना रेशियो होगा, जो व्यय राशि होगी वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर लगाएगी, और जो यह प्रारंभ में राशि थी इसका रेशियो प्रारंभ में यह था, प्रारंभ में। लेकिन वर्तमान स्थिति में यह है, जिसकी वर्तमान स्थिति है यह है 65:35। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का, यह राज्य सरकार का है। यह सभी राज्यों में है, लेकिन जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, कौन से पूर्वोत्तर राज्य, 7 सिस्टर बोल सकते हैं, पूर्वोत्तर राज्य प्लस इसमें अपना हिमाचल और उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तराखंड यहाँ का जो रेशियो है वो 90:10 है। मतलब कह सकते हैं यह केंद्र 90 रुपये देगा तो राज्य कितना देगा, 10 रुपये देगा। यह विशेष याद करने योग्य बात है कि जो पूर्वोत्तर राज्यों में है वह है 90:10 है, और जो नॉर्मल है सभी राज्यों में 65:35 है। अब अगला हम बात करते हैं धारा 8 की बात करते हैं मित्रों। धारा 8 क्या कहती है, धारा 8 कहती है समुचित सरकार के कर्तव्य या दायित्वों का उल्लेख। समुचित सरकार के कर्तव्यों या दायित्वों का उल्लेख। समझे, सरकार के कर्तव्यों या दायित्वों का उल्लेख होगा। जो शैक्षणिक गतिविधियां होंगी, शिक्षा में क्या होना है, जो प्लानिंग तैयार होगी, उसका समुचित सरकार के कर्तव्यों किसका उद्देश्य होगा। इसके लिए
धारा 8 में बात कही गई है जो भी शैक्षणिक गतिविधि होंगी उसके लिए धारा 8 में कहा गया है कि समझो सरकार के दायित्व होंगे शैक्षणिक गतिविधियों को निभाने के लिए। शैक्षणिक गतिविधियों की या सरकार के दायित्वों की चर्चा किस अध्याय में की गई है, तो अध्याय 3 में की गई है। किस धारा में की गई है, तो धारा 8 में की गई है। धारा 9 की बात करते हैं मित्रों। धारा 9 क्या बोलती है, तो धारा 9 बोलती है स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व और कर्तव्यों का उल्लेख। स्थानीय इसको IMP कर लो। स्थानीय प्राधिकारी के दायित्वों का उल्लेख, दायित्वों या कर्तव्यों का उल्लेख, दायित्वों का उल्लेख। इसमें कैसा है, इसमें है कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर योजना लागू करेगी और राज्य सरकार अपने स्तर पर योजना लागू कर सकती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए एक स्थानीय प्राधिकारी की नियुक्ति जरूर है। जैसे कि डाइट रहती है, जैसे कि हमारा ब्लॉक स्तर पर BSA वगैरह लोग होते हैं। तो स्थानीय प्राधिकारी के दायित्वों का उल्लेख है कि शैक्षिक गतिविधियों को नियमित रूप से चलाने के लिए स्थानीय स्तर पर कोई योजना होनी चाहिए। अब धारा जो 10 है, इसमें जो धारा 10 है वह इस अध्याय की ही चर्चा करती है और कहती है माता पिता के अधिकारों और दायित्वों का वर्णन। भारतीय माता पिता के अधिकारों व दायित्वों का उल्लेख। माता पिता के दायित्व हैं कि वह अपने बच्चे को, यह मूल कर्तव्य जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 का के भाग 4 से मूल कर्तव्य जोड़ा गया है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को 8 तक की शिक्षा तो देना आना ही होगा। वह इसका मूल कर्तव्य निभाना हर भारतीय का धर्म है, उसकी राष्ट्र सेवा है। तो भारतीय माता पिता के अधिकारों का दायित्वों का उल्लेख है। अगला है धारा 11 जो आज की अंतिम धारा होगी। धारा 11 कहता है कि 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। देखो वास्तविकता तो यह है कि सरकार जन्म से लेके 14 वर्ष के बालकों के पूरा दायित्व सरकार के ऊपर रहता है। आपने देखा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन पर टीकाकरण लगवाए जाते हैं, आंगनबाड़ी पोलियो पल्स पोलियो भी पिलाया जाता है उन्हें, और जब वह बच्चा 3-4 साल का हो जाता है तो आंगनबाड़ी में उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो यह दायित्व जो होगा मित्रों, यह व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा। और राज्य में क्या होती है, आंगनबाड़ी। यह हमारे RT की आज कुछ धाराएं हुई और आपको यह 20 मिनट की क्लास मिली। इसके बाद जो शेष पोर्शन रह गया वह आपको सीधा 35-40 मिनट की एक संयुक्त क्लास और दी जाएगी, बहुत जल्दी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।